Namaskar everyone, I am Ojas Shankar from Edge IAS and today we will be continuing our series of Revised Modern History through Multiple Choice Question. And in this lecture, we will look at constitutional developments. Constitutional development मतलब क्या? किस तरीके से ब्रिटिशर्स के आने के बाद अलग अलग एक्ट्स आए, उनके प्रोविजंस क्या क्या थे, उन प्रोविजन से इंडियंस पे क्या फ़र्क पड़ा, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। किस तरीके से रूल जो था कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ये इवॉल्व हुआ है इंडिया में और आज का जो प्रारूप है वो कैसे बना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो लेक्चर है हमारा, ये एक ट्रांजिशन लेक्चर है बिटवीन पॉलिटी एंड हिस्ट्री, क्योंकि ये टॉपिक पॉलिटी में भी पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोगों को, और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है ना जिससे ऑलमोस्ट हर साल एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। इसको हम लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इस पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। छोटी छोटी पिक्युलैरिटीज़ हैं क्वेश्चन गलत कराने के लिए, वही काफ़ी है। दैट्स वाई हम लोग इसको एमसीक्यूज़ के थ्रू देखेंगे कि कौन से टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे हम लोगों को कौन से एक्ट को अटेम्प्ट करना है, ये हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब देखिए, आंसर पे आने से पहले हम लोग इसका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 थोड़ा सा उसके प्रोविजंस को देख लेते हैं। क्या है प्रोविजन ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? कि गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये, क्योंकि गवर्नर ऑफ बंगाल पहले उन लोग बंगाल में आए, मद्रास में आए और बॉम्बे में आए। 3 जगह पे ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, अलग अलग जगह के अलग अलग गवर्नर थे। लेकिन क्या हुआ कि इन तीनों को जोड़ के उन लोगों ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया और बंगाल के गवर्नर जनरल को एक्स्ट्रा पावर देके इन दोनों को उसका सब्सिडी बना दिया। अब ऐसा क्यों किया? क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू बंगाल से आ रहा था, इसको पावरफुल करना था उनको, इसलिए उसको वो सबसे ज्यादा पावरफुल कर दिया। ठीक है, और एक्ट मेंशन द नेम ऑफ फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड मेंबर ऑफ हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वॉरेन हास्टिंग। कौन था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हास्टिंग। इसकी एक पॉलिसी थी रिंग फेंस पॉलिसी, ये याद रखिएगा, रिंग फेंस पॉलिसी। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बना, ठीक, और टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर का था, बट दे कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस अर्लियर बाय ब्रिटिश मोनार्क इफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेड। अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कह देगा तो इनको रिमूव भी किया जा सकता था। ऐसा प्रोविजन था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। और क्या था? गवर्नर जनरल कुड नॉट टेक अ डिसीजन ऑन एनी मैटर इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो कैसे डिसीजन लेंगे भाई? उनको कास्टिंग वोट का पावर था, बट उनकी जो पूरी की पूरी गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, काउंसिल बाय मेजॉरिटी वोट, काउंसिल के वोट के बेसिस पे उनको काम करना पड़ेगा। ऐसा था, उनका मेजॉरिटी का डिसीजन होगा, उसी बेसिस पे वो काम करेंगे। और प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास और बॉम्बे सबऑर्डिनेट बना दिया गया, ये बात हम लोग देख ही चुके हैं। और गवर्नर जनरल इन काउंसिल कुड मेक रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इशू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी दिया गया था गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इसका। जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, इसका क्वेश्चन है कि द इंटायर सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज गिवन टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सही बात है। द एक्ट सेड वॉरेन हास्टिंग वुड बी द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये हमने पढ़ ही लिया। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एग्जीक्यूटिव वाज 5 ईयर, बट दे कुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस अर्लियर बाय रिजोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये भी हमने देखा। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुड ओवररूल हिज काउंसिल, तो ऐसी बात नहीं थी, ये ओवररूल नहीं कर सकते थे। ठीक है, और इनके टर्म ऑफ ऑफिस को जो 5 ईयर किया गया था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं, ये कौन हटाता? मोनार्क। और कैसे हटाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कहने पे। और वॉरेन हास्टिंग जो था वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था क्या? नहीं,
बंगाल। यही छोटी छोटी पिक्युलैरिटीज की मैं बात कर रहा हूँ। सिविल ये तो सही बात है, लेकिन ये हमें पढ़ के लगेगा कि हाँ हाँ वॉरेन हेस्टिंग था, बट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, बंगाल। ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं, मोनार्क। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो ओवर रूल नहीं कर सकते थे, मेजोरिटी डिसीजन अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है। इसीलिए क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। अब पहले एक्ट देख लेते हैं क्या है। क्या है भाई एक्ट का मेन प्रोविजन? तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पिट द यंगर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इंट्रोड्यूस अ बिल। इन्होंने बिल लाया था पिट्स इंडिया एक्ट। क्या था? पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी वेयर नाउ सेपरेटेड। सेपरेट कर दिया गया क्या? पॉलिटिकल एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी आपका दोनों दोनों अलग हो गया। उसके बाद कॉमर्शियल फंक्शन जो था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? कॉमर्शियल काम। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ओके। और उसके सुपरविजन के लिए और डायरेक्शन एंड कंट्रोल के लिए इंडियन बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो कॉमर्शियल फंक्शन देखेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो उसका देखेगा, मतलब पॉलिटिकल फंक्शन और ये सारी चीजें देखेंगी, ठीक है। और मद्रास और बॉम्बे जो था वो गवर्नर जनरल काउंसिल के अंडर में आ चुका था, ठीक है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर बेटर ट्रायल ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल इन इंग्लैंड फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय देम, ठीक है। बेटर कोर्ट भी बनाया गया था। और क्या था भाई इसमें? वॉरेन हॉस्टिंग जो थे वो बहुत सारे युद्ध उन्होंने लड़े थे, तो ये क्या किया गया था कि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, मतलब युद्ध लड़ने से क्या हो रहा था कि ब्रिटिशर्स के पैसे खर्च ज्यादा हो रहे थे, कंपनी के पैसे खर्च ज्यादा हो रहे थे, तो उनको पैसे कमाने थे। इन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध ज्यादा नहीं लड़ना है, हमें इनएक्टिविटी में रहना है, ठीक है, कम युद्ध लड़ना है। इस तरीके से ये बात हुई। और क्या बात हुई? मिड रिजल्ट ऑफ 1857 का जो था, और इन्होंने प्रिंसली एस्टेट से भी रिलेशन थोड़े से इस चीज के चलते इनके बिगड़ गए थे, ये सारी चीजें थी। तो अब हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। The act provided Governor General of Bengal should take the permission of Board of Control before making peace or declaring any war. The act made that real power in India passed from Board of Director to be the British Parliament. अब देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कॉमर्शियल एक्टिविटी करेगा, ये बात थी स्टेटमेंट 2 से ही। स्टेटमेंट 1 क्या है कि परमिशन लेना पड़ेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793, अब पहले हम लोग एक्ट देख लेते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या है? क्या कहता है भाई एक्ट? गवर्नर जनरल एंड द गवर्नर्स वेर गिवन द पावर ओवर राइड देयर काउंसिल। ये देखिए, अब क्या है? पावर मिल गया ओवर राइड करने का। अभी अपने काउंसिल से ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, ठीक है। और कॉर्नवालिस, पावर हैज बीन गिवन कॉर्नवालिस को 1786 में। The control of Governor General over the presidencies of Madras and Bombay was instigated. It was laid down when Governor General went to the presidency, he superseded the governor, ठीक है, he supersede the governor, मतलब गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल वो सुपरसीड कर सकता था गवर्नर को, ओके। और क्या था? The vice president was to act in place of governor general when the latter was absent from Bengal. वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल के एब्सेंस में काम करेगा, ये भी बात थी यहाँ पे। कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। कमांडर इन चीफ जो था वो मेंबर नहीं था, और वो स्पेशल अपॉइंटी था। किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। वो मेंबर नहीं था, वो अपना एक स्पेशल इन्वाइटी था। किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा, ओके। और ये सिस्टम कब तक चला? इट कंटिन्यूड टिल 1919। Okay, so here now we will solve the question. The control of Governor General of Bengal over the presidencies of Madras and Bombay was discontinued. Governor General of Bengal was given power to appoint Commander in Chief. गलत, ये अलग से अपॉइंट हो रहा था ना, ठीक है। Vice President of Governor General Executive Council was not to be member of council unless he was specially appointed. गलत, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? 1A, ओके। क्यों? कि गवर्नर ये जो थे उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, वहां मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द
प्रोविजन ऑफ चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, ब्रिटिश क्राउन सोवर्निटी ओवर द कंपनी टेरिटोरियल एक्विजिशन वाज एक्सप्लिसिटली प्रोक्लेम्ड। पहले हम लोग एक्ट देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा कि एक्ट का एक हमें ओवरव्यू मिल जाएगा, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने में भी हमें आसानी होगी। मेन प्रोविजन ऑफ 1813 क्या है? इट इज एसेंशियल प्रोविजन द पावर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरिटेंडेंट कंट्रोल एंड डायरेक्ट द अफेयर ऑफ इंडिया वेर क्लियरली डिफाइंड एंड इनलार्ज्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ज्यादा पावर, मोर पावर, ठीक है। और क्या है? कंपनीज पावर टू पैट्रोनेज वाज रिड्यूस्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वेयर मेक अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, गवर्नर ईटीसी वो लोग अपॉइंटमेंट कर सकते थे। कब? अप्रूवल ऑफ किंग, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन की सोवर्निटी ओवर कंपनी टेरिटोरियल एक्विजिशन वाज एक्सप्लिसिटली प्रोक्लेम्ड, ठीक है, एक्सप्लिसिटली प्रोक्लेम कर दिया गया था, ओके। और क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन वाज कंसर्न्ड विद द ट्रेड, द कंपनीज टी ट्रेड विद चाइना वाज रिजर्व्ड फॉर इट, but trade monopoly with India was completely abolished and private merchants of India of England were permitted to develop free trading contract, ठीक है। टी के अलावा बाकी सारी चीजों पे से कंपनी का ट्रेड हटा दिया गया, मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली उनकी खत्म कर दी गई। और लास्ट ऑप्शन, द ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड मिशनरीज वेर गिवन फुल लिबर्टी टू सेटल इंडिया आफ्टर सिक्योरिंग लाइसेंस। मिशनरीज को भी रास्ता दे दिया गया, किस एक्ट में? 1813 के एक्ट में। तो अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन, ब्रिटिश क्राउन सोवर्निटी ओवर कंपनी टेरिटोरियल एक्विजिशन वाज एक्सप्लिसिटली प्रोक्लेम्ड, हमने पढ़ा है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, कंपनीज ट्रेड मोनोपोली विद इंडिया वाज कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 20 ईयर, गलत। टी के अलावा बाकी सब में से हटा दी गई थी, अभी हमने देखा है, ओके। ब्रिटिश मर्चेंट एंड मिशनरीज वर गिवन फुल लिबर्टी टू सेटल विदाउट एनी लाइसेंस, विथ एनी लाइसेंस होना चाहिए, गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्या है भाई? एक्ट अनसील्ड फॉर फर्स्ट टाइम, पहले हम लोग एक्ट देख लेते हैं फिर आएंगे इस पे। अब एक्ट क्या है? एक्ट अनलीज फॉर फर्स्ट टाइम द डोर ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू ब्रिटिश सब्जेक्ट यूरोपियन बर्थ, मतलब ये लोग पहली बार ब्रिटिश सब्जेक्ट बना रहे थे, ब्रिटिश इंडिया को ब्रिटिश सब्जेक्ट के तौर पे ये लोग ट्रीट कर रहे थे। दे वेर इंटाइटल्ड टू लिव इन द कंट्री एंड इवन ऑक्यूपाइड लैंड, ब्रिटिशर्स जो थे वो अब यहाँ लैंड भी ले सकते थे, और यूरोपियंस यहाँ पे जनरल इंप्रूवमेंट, प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि वो लोग व्हाइट मेन्स बर्डन वाली बात करते थे कि व्हाइट मैन की ड्यूटी है कि वो सिविलाइज कर सके पूरी दुनिया को, इसलिए हम लोग आ रहे हैं, ये बात वो लोग करते थे, ठीक है, यूरोपियंस। और इस चीज के उनका कहना था कि हम लोग इंडिया की बेहतरी करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए वो लोग बसते जा रहे थे। बट क्रिटिक्स का मानना है कि इससे इंडिया का कोई बेहतरी हो नहीं रही थी, जो कि सच्चाई भी है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। फिर द एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड लॉ कमीशन विथ मैकले एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, मैकले को प्रेसिडेंट बना के लॉ कमीशन बनाया गया, ठीक है। और मैकले क्या किया? आईपीसी मतलब पीनल कोड और कोड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर, इसको पहली बार डॉक्यूमेंट किया वो। अब हम लोग आज तक वही फॉलो होता था, बट अब जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता अब जो आई है, वो अब जाके 2024 में अमेंड हुई है, जो मैकले ने दिया था 1833 के एक्ट के अंडर में उसने जो दिया था, ठीक है। और क्या है भाई? कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीमेसी क्राउन एंड पार्लियामेंट इन मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर बाय क्लिपिंग विंग्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर को भी कम कर दिया गया था। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या है? एक्ट अनसील्ड फॉर द फर्स्ट टाइम डोर ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू ब्रिटिश सब्जेक्ट्स ऑफ यूरोपियन बर्थ, सही बात। दूसरी, लॉ कमीशन को बनाया गया था, सही बात है। और तीसरी, एनोमलीज एंड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ वेरियस कोर्ट इरेडिकेट कर दिया गया था, ये भी सही बात है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। इसमें इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली, फिलहाल के कंटेक्स्ट में लॉ कमीशन वाली, लॉ कमीशन विथ मैकले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पीनल कोड की और कोड ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर की, अभी इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो हो सकता है कि ये एक्ट उस चीज के चलते पूछा जाए 1833, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है 1833 के एक्ट को।
बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये इस बार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, पहले हम लोग देख लेते हैं। इंपीरियलिज्म, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब इसके बारे में देखिए क्या है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या कहता है, मेड सेवरल चेंजेस टू द काउंसिल्स कॉम्पोजिशन। काउंसिल के कॉम्पोजिशन, अब जैसे वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसके कॉम्पोजिशन में चेंज कैसे आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के चलते, ठीक है। द काउंसिल वाज नाउ कॉल्ड गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको कहा जाने लगा, ठीक है। 3 members were to be appointed by the Secretary of State for India and 2 by sovereign। मतलब 3 मेंबर जो थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लाएगा और जो 2 लाएगा सोवरेन लाएगा, मतलब कि क्राउन, ओके। और उसको एम्पावर किया गया, यही सारी चीजें हैं इसमें। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को 6 से 12 मेंबर का कर दिया गया। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले 6 मेंबर की हुआ करती थी उसको बढ़ा के 12 मेंबर का किया गया, लेकिन उसको लिमिटेड लेजिस्लेटिव फंक्शन दिया गया, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स नहीं थी। और इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन, इन द नोटेबल मूव लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू द गवर्नर जनरल्स काउंसिल इन 1862। 3 मेंबर्स को दिया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कौन कौन थे, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड श्री दिनकर राव की इंडियन को पहली बार रिप्रेजेंटेशन दिया गया। राजा ऑफ बनारस, राजा ऑफ पटियाला एंड श्री दिनकर राव जी, 3 लोगों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। लॉर्ड इलिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस टू द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहला स्टेटमेंट लॉर्ड इल्गिन, लेकिन कौन था, कैनिन। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ consider the following statement regarding features of Indian Independence Act 1947। क्या है भाई, अब जब भारत को जो आज़ादी मिली थी ना, वो भी एक एक्ट ही है ब्रिटिश पार्लियामेंट का, जिसपे किसका सिग्नेचर है, एटली का, क्योंकि वो उस समय वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। एक्ट ब्रॉट टू एन एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ऑन 18 जुलाई 1947। सही बात है क्या, 18 जुलाई 1947 को हुआ था। हाँ, भारत की आजादी कब हुई थी, 15 अगस्त हुई थी ना। सेकंड, इट ग्रांटेड फ्रीडम टू द 2 डोमिनियन स्टेटस नेशन इंडिया एंड पाकिस्तान टू एनेक्स इंडिया नेटिव स्टेट बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। वीटो पावर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर वाज एबॉलिश्ड। सही बात है। एंड पावर टू डिवाइड प्रॉपर्टी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज वेस्टेड विद द गवर्नर जनरल, ठीक है। तो ऑप्शन 3 एंड 4 आर करेक्ट एंड बी जो है वो सही बात है, क्योंकि जो जो चीज़ें आज हमारे प्रेजेंट कंडीशन है वो उसी एक्ट में हुआ था जो पास उसी चीज़ के चलते। तो वो हमें बस उस एक चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारी आज़ादी किस चीज़ से मिल जाएगी, ये वो 1947 एक्ट वहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोविज़न हुए थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसी एक्ट से आई हैं, ठीक है। तो ये एक्ट को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, जब हम लोग पढ़ेंगे इस एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द सब्जेक्ट्स अंडर फेडरल लिस्ट इन 2 कैटेगरीज। सही बात है। एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ecclesiastical affair was one of the transferred subject of federal list administered by governor general with his council of minister। ये ट्रांसफर्ड नहीं, ये रिजर्व सब्जेक्ट था। तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। जैसे ही स्टेटमेंट 2 गलत होता है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। 1935 के एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, 1833 के एक्ट को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये दोनों एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है बाकियों के कंपैरिजन में, अगर मैं बताऊं, ठीक है। Government of India Act 1919. The act provided there were 3 Indian members, both the viceroy, 3 Indian members both in Viceroy's Executive Council and Indian Council. All the members of Viceroy Executive Council and Indian Council should have 10 years of experience in public services in India. ऐसी कोई बात उन लोग रखे नहीं थे। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट।
आंसर विल बी ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें क्या था कि चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसको दे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। सबसे ज्यादा अथॉरिटी, चीफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी गवर्नर जनरल को दी गई थी। और सेंट्रल और प्रोविंशियल 2 लिस्ट बनाई गई थी, और 6 मेंबर में से 3 मेंबर इंडियन होंगे। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से वो भी बात हो गई थी, ठीक है। और गवर्नर जनरल जो है वो ऑर्डिनेंस भी इशू कर सकता है। ओके, यही सारी बात थी इसमें। और 5 साल का टेन्योर काउंसिल का होगा, ये वाली बात। तो इस एक्ट को एक बार आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। The act provided to increase the number of elected member in the central and provincial legislative council to be more than half of their total member। अब हाफ से ज्यादा दे देंगे तो मेजोरिटी आ जाएगी। मेजोरिटी तो वो 1909 में देने वाली बात कभी कर ही नहीं थे। 1909 मतलब मोरलेमेंट नहीं, हाँ, तो वो तो बात करेंगे नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, अंडर द एक्ट द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल एंड हिज वीटो गॉट डाइल्यूटेड, ये भी नहीं था, कोई डाइल्यूशन नहीं हुआ था उनके पावर में। एंड तीसरा, एक्ट मेड इट पॉसिबल फॉर द मेंबर ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू मेक सब्सटेंशियल चेंजेस इन द बजट विथ मेजोरिटी वोट। बजट में चेंज करने की पावर तो उन्होंने कभी दी ही नहीं 1909 में। तो ये तो काफी जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। 1909 का एक्ट आप स्पेक्ट्रम की किताब में मतलब सीधे सीधे से पढ़ेंगे तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको मिल जाएंगे। तीनों स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट आंसर विल बी डी, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे एक्ट जो भी आए थे उनको डिस्कस कर लिया है यहाँ पे। आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे पॉलिटी के लेक्चर्स लेके आएंगे। ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग पॉलिटी रिवाइज करेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फॉर नाउ साइनिंग आउट, ओजस शंकर, थैंक यू।